हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईआईटीएंस। आज हम मैथमेटिकल फिजिक्स में एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, इसके साथ साथ जब आप रिसर्च में जाएंगे तो वहां पर भी ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसको समझने के लिए हम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे जो इसके मोर कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली एक कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर के कॉम्बिनेशन को ही हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। जैसे कि मैं लिख रहा हूं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। तो इस z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई में ये जो x है इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट और y को हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ये जो आइटा यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है यही बताता है कि ये i के साथ में जो कंपोनेंट होगा वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा। बेसिकली आइटा की डेफिनेशन अगर हम देखें तो आइटा को हम डिफाइन करते हैं रूट ऑफ -1। अब इसके आप कुछ और भी फैक्टर्स देख सकते हैं। अगर आप आइटा का स्क्वायर करेंगे तो माइनस रूट -1 इंटू रूट -1 हो जाएगा। तो बेसिकली इसे हम सिंपल -1 भी बोल सकते हैं। और अगर आप आइटा का क्यूब करेंगे तो ये माइनस आइटा हो जाएगा। और आइटा की पावर अगर आप 4 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो ये चार टर्म्स आपको याद रखने चाहिए, आइटा की पावर 1, आइटा की पावर 2, आइटा की पावर 3 और आइटा की पावर 4। अगर मान लीजिए एग्जाम में आपसे पूछते हैं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आइटा की पावर 41, तो इस टर्म को आप लिख सकते हैं आइटा की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 1। और इसको आप फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं आइटा की पावर 4 टू दी पावर 10 इंटू आइटा की पावर 1। और ये जो आइटा की पावर 4 है इसको हम डायरेक्टली 1 कह सकते हैं। तो ये पूरा टर्म आपका 1 हो जाएगा। तो बेसिकली आइटा टू दी पावर 41 को आप डायरेक्टली आइटा लिख सकते हो। तो ऐसे एग्जाम्स में कभी कभी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं कि एक पर्टिकुलर पावर आपको दे दी तो वो कितना होगा। तो ये है आपका आइटा का कंसेप्ट जिसे हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ओके, जिस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर z को रिप्रेजेंट कर रहे हैं x प्लस आइटा y से, इसी तरीके से हम इसका एक कॉन्जुगेट लिखते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम लिखते हैं z बार से। और z बार को आप लिख सकते हैं x माइनस आइटा y। सिंपली आपको क्या करना है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है उसका बस आपको साइन चेंज कर देना है। जहां पे आइटा होगा वहां पे आपको माइनस आइटा कर देना है। तो बाकी की आपका पूरा की पूरा कॉन्जुगेट निकल जाएगा। इसको रिप्रेजेंट करेंगे z की पावर बार लगा के। तो एक टर्म होता है z को रिप्रेजेंट करने का, यहाँ पे हम जो पैरामीटर समझ रहे हैं। दूसरा है हमारा कॉन्जुगेट का समझने का तरीका कि x माइनस आइटा y को हम कॉन्जुगेट लिख देते हैं अगर हमारा x प्लस आइटा y कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो तीसरा पैरामीटर होता है इसमें मॉडुलस। मॉडुलस को हम मॉड ऑफ z से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम स्मॉल r से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ये पोलर फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म अभी हम देखने वाले हैं। तो मॉडुलस को हम लिखते हैं रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आइटा y तो रियल पार्ट x है तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट y है तो प्लस रूट ऑफ y स्क्वायर। चौथी हमारी क्वांटिटी होती है जिसे हम कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ z। आर्गुमेंट ऑफ z को हम आर्ग z से भी लिख सकते हैं। आर्ग मतलब उसकी शॉर्ट फॉर्म है आर्गुमेंट की। और इसको हम डायरेक्टली थीटा से भी लिख सकते हैं। बेसिकली ये है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन में इंडिकेट करता हूं तो यहाँ पर हमारी इमेजिनरी एक्सिस है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z यहाँ पे आएगा और यहाँ पर हमारा रियल पार्ट ऑफ z आएगा। तो अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर इस पॉइंट पर को इंडिकेट कर रहा है, बेसिकली ये मेरा पॉइंट है अगर, तो इसको मैं p से लिख रहा हूँ x, y। तो x, y का मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा z जिसका रियल पार्ट x है और जिसका इमेजिनरी पार्ट y है। और रियल पार्ट x का मतलब इस रियल एक्सिस पर ये जो डिस्टेंस है इसकी ओरिजिन से वो x होगी। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट y का मतलब ये जो इमेजिनरी एक्सिस है उस पर इस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन y होगी। तो ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का पिक्टोरिकल मीनिंग होता है। सिमिलरली अगर हम आर्गुमेंट की बात करें या फिर मॉडुलस की बात करें तो देखिए मॉडुलस का मतलब है इस P पॉइंट की इस O पॉइंट से डिस्टेंस क्या है। तो बेसिकली ये जो डिस्टेंस है इसी को हम मॉड Z से इंडिकेट करते हैं। और इस रियल पार्ट एक्सिस के साथ ये जो आपका OP लाइन बन रही है ये कितना एंगल बना रही है, इसी को हम आर्गुमेंट बोलते हैं थीटा। तो बेसिकली tan थीटा हम डिफाइन करेंगे। ये हमारा y डिस्टेंस है, ये हमारा x डिस्टेंस है। तो हम सिंपली लिख सकते हैं tan थीटा जो कि आर्गुमेंट ऑफ z को इंडिकेट करता है। तो उसको आप डायरेक्टली y x लिख सकते हो और यहाँ से थीटा निकालेंगे तो वो tan इनवर्स y अपॉन x आ जाएगा। तो ये हमारे 4 पॉइंट्स हो गए। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट फॉर्म्स कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो पहली फॉर्म होती है रेक्टेंगुलर फॉर्म।
रेक्टेंगुलर फॉर्म का मतलब जिसमें हम रियल पार्ट ऑफ एक्स और इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्स को एक्स और वाई के टर्म्स में लिखते हैं। बेसिकली जैसे हमारा जेड कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आइटा वाई अगर मैं लिखता हूं तो ये हमारा रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन है। इसी को अगर आप आर ई टू दी पावर आइटा थीटा के टर्म्स में लिखोगे तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल टर्म आ गया। और अगर इसी को हम आर मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम पोलर फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पे पोलर फॉर्म, ये इसे पोलर फॉर्म कहते हैं, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, इसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म कहते हैं। इनमें जो रिलेशंस हैं वो आपको पता है। आर को हम लिखेंगे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के थ्रू, और थीटा को हम लिखेंगे tan इनवर्स वाई बाई एक्स के थ्रू। तो इस तरीके से आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हो। एक्स को आप सिंपली आर cos थीटा लिख सकते हो और वाई को आप सिंपली आर sin थीटा लिख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोगों ने जो मॉडुलस पढ़ा, जो आर्गुमेंट पढ़ा, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो भी ये समझना जरूरी है। तो पहली प्रॉपर्टी होती है कि मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2, z1 और z2 बेसिकली दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। आप लिख सकते हैं कि z1 मान लीजिए आपके पास है x1 प्लस आइटा y1 और z2 मान लीजिए आपके पास है x2 प्लस आइटा y2। दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको दे रखे हैं। तो मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 ये रिप्रेजेंट करता है कि इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू होगी मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2 के। तो ये इक्वल जो साइन है वो तब एप्लीकेबल होगा जब दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे रियल होंगे, या फिर इन दोनों का अगर इमेजिनरी पार्ट जीरो है। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 अगर आप करेंगे तो वो हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा मॉडुलस ऑफ z1 माइनस मॉडुलस ऑफ z2 के। ये एडिशन प्रॉपर्टी है, ये सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी है। तीसरी हमारी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, मॉडुलस ऑफ z1 इनटू z2, इसको आप लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ z1 इनटू मॉडुलस ऑफ z2। चौथी हमारी डिवीजन प्रॉपर्टी, मॉडुलस ऑफ z1 डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ z2। अगर z1 बाय z2 का मॉडुलस करेंगे तो आप इंडिविजुअली मॉड लेके डिवाइड कर सकते हैं, तो ये डिवीजन प्रॉपर्टी होती है। सिमिलरली अगर हम आर्गुमेंट्स की बात करें तो आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी हमारे लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी के इक्विवेलेंट होती है। लॉग में आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी कि अगर आप दो नंबर्स का लॉग मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई अगर आप करते हैं तो आप इसको सिंपली लिख सकते हैं लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई, इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला कहते हैं। सिमिलरली आपने लॉग में पढ़ा होगा डिवीजन प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ एक्स अपॉन वाई अगर आप लिखते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई। तो सेम प्रॉपर्टीज द आर्गुमेंट ऑफ जेड है वो सेटिस्फाई करता है। मींस अगर आप आर्गुमेंट ऑफ अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन का आर्गुमेंट निकाल रहे हैं तो आप अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आर्गुमेंट निकालिए और उन सबको ऐड कर दीजिए। तो आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 z3 अप टू zn अगर आप लिखेंगे तो इसको आप सिंपली लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z3 एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर आप डिवीजन करते हैं आर्गुमेंट ऑफ z1 डिवाइड बाय z2 तो आप लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। तो ये लॉगरिथमिक की जो प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की है वही यहाँ पे आर्गुमेंट हमारा सेटिस्फाई करता है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस जो हमें याद रखनी है वो है कि हम एक्सपोनेंशियल टू द पावर आइटा थीटा को cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा लिख सकते हैं। cos थीटा को अगर हम यहाँ से लिखना चाहें तो cos थीटा को हम e टू द पावर आइटा थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आइटा थीटा डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं। सिमिलरली साइन थीटा को हम लिख सकते हैं e टू द पावर आइटा थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आइटा थीटा डिवाइडेड बाई 2 आइटा। cos हाइपरबोलिक फंक्शन को अगर हम लिखना चाहते हैं तो cos हाइपरबोलिक थीटा को आप लिख सकते हैं e टू द पावर थीटा प्लस e टू द पावर माइनस थीटा बाई 2। सिमिलरली साइन हाइपरबोलिक थीटा को आप लिख सकते हो e टू द पावर थीटा माइनस e टू द पावर माइनस थीटा बाई 2। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। तो अभी तक हम लोग जो समझ चुके हैं वो है कि कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स प्लेन जिसमें रियल एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस जो है वो रियल पार्ट ऑफ जेड को इंडिकेट करता है, वाई एक्सिस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड को इंडिकेट करता है। कोई पॉइंट अगर हम जेड लिख रहे हैं तो उसकी जो ओरिजिन से डिस्टेंस है उसको हम उसका मॉडुलस लिखते हैं, और जो आर्गुमेंट ओरिजिन के साथ ये जो एक्स एक्सिस के साथ ये जो लाइन एंगल बनाती है उसको हम आर्गुमेंट लिखते हैं। इसकी हम लोगों ने रेक्टेंगुलर फॉर्म पढ़ी, इसकी हम लोगों ने पोलर फॉर्म पढ़ी, और हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ी। अभी एक रूल आता है जिसे हम कहते हैं डी मोविज थ्योरम। डी मोविज थ्योरम हमें बताता है कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर करते हैं, लाइक cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर आपने n किया, तो इस cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर n को आप cos n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा से इंडिकेट कर सकते हो। कैसे करेंगे? मान लीजिए ये जो cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा है,
इसको आप जेड लिख रहे हो, और इसको आप दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में e टू द पावर आइटा थीटा भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली आपका जो जेड है वो e टू द पावर आइटा थीटा है। और अगर आप cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर n कर रहे हैं, इसका मतलब आप z की पावर n कर रहे हैं, और z की पावर n क्या हो जाएगा, e टू द पावर आइटा n थीटा कह सकते हैं इसको। n थीटा को आप ऐसे अलग से रख सकते हैं पूरा एंगल। तो पहले जो आपका एंगल थीटा था, अब वो एंगल थीटा की बजाय n थीटा हो गया है। तो सिंपली आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं cos n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा। बस एंगल को आपने थीटा की जगह पर n थीटा लिख दिया। तो ये है डी मोरबियस थ्योरम, जो बताता है कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर करते हैं तो सिंपली जो पावर है वो एंगल के साथ में मल्टीप्लाई हो जाती है। ये सॉरी, यहाँ पे थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यहाँ पे भी थीटा के साथ। तो यहाँ आपको एन थीटा मिलेगा और यहाँ पे आपको एन थीटा मिलेगा। नेक्स्ट होता है क्यूब, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब आप वन की पावर अगर 1/3 करें तो क्या आएगा, ये इसे कहते हैं हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए आपने इसको x मान लिया, x इक्वल्स टू 1 की पावर 1/3, और इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं x क्यूब इज इक्वल्स टू 1, और इसको और सिंप्लीफाई करें तो आप लिख सकते हैं x क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आप a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो आप इसे लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो एक फैक्टर आपको मिलेगा x इक्वल्स टू 1 यहाँ से, तो इसका जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है उसका एक सॉल्यूशन आपको 1 मिल जाएगा। दूसरा आपको ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको सॉल्व करना होगा, और इसको जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेंगे रूट्स -1 प्लस माइनस √3 आइटा बाई 2। तो यहाँ पे दो रूट्स हैं, एक में प्लस आप साइन लोगे तो एक रूट मिलेगा, और माइनस साइन लेंगे तो दूसरा रूट मिलेगा। तो बेसिकली प्लस साइन लेने के बाद जो रूट मिलता है -1 प्लस आइटा √3/2, इसको हम ओमेगा से इंडिकेट करते हैं, और माइनस साइन लेने पर जो रूट मिलता है -1 माइनस आइटा √3/2, इसको हम ओमेगा स्क्वायर से इंडिकेट करते हैं। तो हमारे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 3 होते हैं, 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इनकी प्रॉपर्टीज भी होती हैं। प्रॉपर्टीज आप सिंपली इनकी जो वैल्यूज है वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर आप इन तीनों को ऐड कर दोगे, आप 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालेंगे, तो देखिए अगर आप ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से आपको -1 मिलेगा, और इस -1 को अगर आप इस +1 के साथ ऐड करोगे तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब आप कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को अगर ऐड करते हो तो वो 0 आता है। सिमिलरली अगर आप इसका क्यूब रूट कर दोगे या फिर तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर दैट इज ओमेगा क्यू, तो ओमेगा क्यू हमारा 1 होता है। तो ये दो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी चाहिए। इनका यूज हम सिंप्लीफिकेशन के लिए कर सकते हैं, जैसा अभी मैंने आपको आयटा के बारे में बताया था। जैसे मान लीजिए आपको निकालना हो ओमेगा टू दी पावर 28, तो ओमेगा की पावर 28 अगर करेंगे तो वो क्या आएगा। अब आपको पता है कि ओमेगा क्यू हमारा 1 होता है, तो बेसिकली हमें इसको 3 की पावर्स में चेंज करना होगा। तो हम लिख सकते हैं ओमेगा टू दी पावर 28 इज इक्विवेलेंट टू ओमेगा टू दी पावर 3 इंटू 9 प्लस 1, 27 प्लस 1, और इसको आप लिख सकते हैं ओमेगा टू दी पावर 3 टू दी पावर 9 इंटू ओमेगा की पावर 1। अब ओमेगा की पावर 3 आपका 1 होता है, तो ये पूरा टर्म आपका 1 हो जाएगा। तो बेसिकली ओमेगा टू दी पावर 28 को आप डायरेक्टली ओमेगा लिख सकते हैं। तो ये सिंप्लीफिकेशन के लिए हमारी प्रॉपर्टीज काम आती है। अभी तक जो हम लोगों ने सीखा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, मल्टीप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर z। एक कॉम्प्लेक्स नंबर z आपको दे रखा है, उसको अगर हम 1 प्लस आइटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितना रोटेट होगा। अब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आर्गुमेंट चेंज हो जाएगा। आर्गुमेंट चेंज होने का मतलब वो जो एक्स एक्सिस के साथ या फिर रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा था वो चेंज हो जाएगा। तो वो एंगल अगर बढ़ेगा तो उसका मतलब ये देखिए, ये हमारा कोई पॉइंट है और जेड जिसको हम कह रहे हैं, और ये इसके साथ मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा है रियल एक्सिस के साथ, रियल एक्सिस, और यहाँ पे है हमारी इमेजिनरी एक्सिस। तो अगर हम इस जेड में किसी एक दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर z1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि जो मल्टीप्लिकेशन वाला कॉम्प्लेक्स नंबर हमें नया मिल रहा है वो इधर की साइड में शिफ्ट हो, मतलब कि उसका आर्गुमेंट अगर थीटा से ज्यादा हो, मे बी ये पॉसिबिलिटी है। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वो थीटा से उसका आर्गुमेंट कम होगा तो वो नीचे की तरफ आएगा। तो बेसिकली ये 1 की तरफ शिफ्ट हो सकता है और 2 की तरफ शिफ्ट हो सकता है। तो अगर आर्गुमेंट ज्यादा आएगा तो वो 1 की तरफ शिफ्ट होगा, और 1 की तरफ शिफ्ट होने का मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। और अगर आर्गुमेंट कम आएगा तो वो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, और इट मींस वो क्लॉकवाइज शिफ्ट होगा।
तो हमसे यही पूछा है कि वो एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट होता है कि क्लॉकवाइज शिफ्ट होता है, और फिर साथ में पूछा है कि कितना एंगल से शिफ्ट होगा। इसको करने के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो जेड आपको गिवन है उसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हो, आर ई टू द पावर आइटा थीटा। और अगर इस आर ई टू द पावर आइटा थीटा में आप एक अलग कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आइटा से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो बेसिकली 1 प्लस आइटा इंटू जेड को आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस आइटा में अगर आप देखें तो ये देखिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आइटा। तो अगर आप इसका मॉडुलस निकालना चाहेंगे R1 वेक्टर, तो वो हो जाएगा सिंपली रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। फिर अगर आप इसका आर्गुमेंट निकालना चाहेंगे तो आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, आर्गुमेंट ऑफ दिस नंबर Z1। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 आप लिख सकते हैं सिंपली tan इनवर्स y बाई x, y इसमें 1 है और x भी इसमें 1 है, तो बेसिकली tan इनवर्स 1 इसे कह सकते हैं, और tan इनवर्स 1 हमारा पाई बाई 4 होता है। तो बेसिकली इस Z1 का जो आर्गुमेंट है वो पाई बाई 4 है, जिसे आप 45 भी कह सकते हैं, और इसका जो मॉडुलस है वो √2 है। तो हम क्या कर रहे हैं, 1 प्लस आइटा में Z से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बेसिकली हम इस 1 प्लस आइटा को पोलर फॉर्म में या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं √2 e टू द पावर आइटा पाई बाई 4, क्योंकि आर्गुमेंट इसका पाई बाई 4 है और मॉडुलस इसका √2 है। और दूसरा जो हमारा ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर Z है वो है r e टू द पावर आइटा थीटा। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हम मॉडुलस को मल्टीप्लाई करेंगे तो √2r मिलेगा, और जब हम एक्सपोनेंशियल टर्म्स को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा e टू द पावर आइटा थीटा प्लस पाई बाई 4। तो अगर आप इस आर्गुमेंट वाले पार्ट को ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि थीटा में कोई एंगल ऐड हुआ है, और थीटा में अगर कोई एंगल ऐड हुआ है तो इसका मतलब हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट यहाँ था वो थोड़ा ऊपर की तरफ से शिफ्ट हुआ होगा, क्योंकि एंगल हमारा बढ़ गया, और एंगल बढ़ा कितना है, पाई बाई 4 से। तो इट मींस देयर इज अ 45 डिग्री शिफ्ट, और किस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में। इट मींस देयर इज अ एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, कि बाय मल्टीप्लाइंग द कॉम्प्लेक्स नंबर z बाय 1 प्लस आइटा हमारा जो वेक्टर है वो 45 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया रखा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें रियल पार्ट लैम्डा के टर्म्स में है और इमेजिनरी पार्ट भी लैम्डा के टर्म्स में है। आपसे पूछा है कि जो z का लोकस है, लोकस का मतलब कि जो z पॉइंट है वो किस एक पर्टिकुलर कर्व को फॉलो करेगा। मतलब अगर हम z पॉइंट की बात करते हैं तो वो किस कर्व के ऊपर रोटेट हो रहा है या फिर किस कर्व के ऊपर वो हमेशा रहता है, उसी को हम लोकस कहते हैं। तो उसको निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस रियल पार्ट को आप x के इक्विवेलेंट मान सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट को आप y के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं x इक्वल्स टू लैम्डा प्लस 3, और y को आप लिख सकते हैं y इक्वल्स टू रूट ऑफ 5 माइनस लैम्डा स्क्वायर। यहां से आप लैम्डा को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो बेसिकली आप लिखेंगे यहां से y स्क्वायर इक्वल्स टू 5 माइनस लैम्डा स्क्वायर, और इस लैम्डा की जगह पे आप लिख सकते हैं x माइनस 3। तो आपके पास इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 5, और ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन ऑफ सर्कल को इंडिकेट करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सर्कल। इट मींस ये जो आपको जेड दे रखा है इसका लोकस जो है वो एक सर्कल है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट है, हमारी एक टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें हम फुल लेंथ टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट और इन दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब फुल लेंथ और सब्जेक्टिव टेस्ट दोनों प्रोवाइड करते हैं। उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दी गई इस लिंक पे जाके, जिसमें आप जाके पेमेंट कर सकते हैं, और ये आपकी रजिस्ट्रेशन लिंक है जहां पे आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगी। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फंक्शंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी तक हम लोगों ने बस कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कुछ फंक्शंस भी हो सकते हैं जिसको हम एफ ऑफ जेड से इंडिकेट करते हैं। अब एफ ऑफ जेड के भी रियल पार्ट भी हो सकता है और इमेजिनरी पार्ट भी हो सकता है। इमेजिनरी पार्ट को हम v से इंडिकेट करते हैं और रियल पार्ट को u से इंडिकेट करते हैं। और ये जो u और v हैं वो दोनों भी इंडिविजुअली x और y के फंक्शंस हो सकते हैं। तो u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, v इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ x एंड y। अब यहाँ पर हम लिमिट्स चेक कर सकते हैं, जैसे हम लोग सिंपली जो नॉर्मल फंक्शंस थे जिसमें केवल x का फंक्शन होता था वहां पर हम लिमिट चेक करते थे, उसी तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी लिमिट्स चेक कर सकते हैं। तो लिमिट के एग्जिस्ट होने के लिए जो कंडीशन है वो यहाँ पे ये है, द लिमिट विल एग्जिस्ट ओनली इफ द लिमिटिंग वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ अलोंग व्हिच z अप्रोचेस z नॉट। यहाँ पे लिखा है लिमिट z टेंड इनटू z नॉट। तो मान लीजिए आपका ये z इक्वल्स टू z नॉट एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट पर आने के लिए आप कई सारे रास्ते फॉलो कर सकते हो सकता है आप लेफ्ट से आ रहे हो सकता है आप राइट से आ रहे हो सकता है आप ऊपर से आ रहे हो सकता है आप नीचे से आ रहे हो, या फिर आप इस लाइन के क्रॉस इस तरीके से। तो कई सारे रास्ते हैं आप जिन रास्तों के थ्रू इस पॉइंट पर पहुंच सकते हो। तो अगर हमारी लिमिट रास्ता बदलने के साथ नहीं बदलती है, इसका मतलब हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वो एक फाइनाइट वैल्यू होगी।
और अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती है, अगर वो अलग अलग वैल्यूज होती हैं, मान लीजिए इस रास्ते से आए तो कुछ और वैल्यू मिलती है, इस रास्ते से आए तो कुछ और मिलती है, तो ऐसी लिमिट को हम बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसके कुछ क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन है, find the whether the limit z tending to 0 z by mod of z exist or not। मतलब ये लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। z टेंडिंग टू z नॉट का मतलब होता है कि x भी हमारा z नॉट की तरफ टेंड कर रहा है और y भी हमारा z नॉट की तरफ टेंड कर रहा है। तो हम अलग अलग पाथ चूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम z को x प्लस आइटा y लिख सकते हैं और मॉडुलस ऑफ z को हम रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमारी लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट z टेंडिंग टू 0 की जगह पे आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये x है, और लिमिट y टेंडिंग टू 0 और साथ में x प्लस आइटा y डिवाइड बाई रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब इस दो वेरिएबल की लिमिट्स को हमें चेंज करना होगा किसी एक सिंगल वेरिएबल में, तो हम एक रास्ता चूज करेंगे। मान लीजिए हमने जो रास्ता चूज किया है वो है y इज इक्वल टू mx, मतलब हम इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो हम जहां जहां पे y होगा वहां पे mx लिख सकते हैं। तो हमारी जो लिमिट है वो हो जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू 0 x प्लस आइटा mx डिवाइड बाई रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर। अब इन दोनों लिमिट्स में नीचे से आप x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो रूट की वजह से वो x बन जाएगा और ऊपर से भी x कॉमन ले सकते हैं तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये लिमिट आपको मिल जाएगी 1 प्लस आइटा m डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। अब ये जो लिमिट हमें मिल रही है ये हमारे पाथ पे डिपेंड करती है। इसका मतलब पाथ का मतलब क्या है, y इक्वल टू mx क्या है, वो हमारी एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इस ओरिजिन से पास कर रही होती है। अब इसमें जो m है वो इसका स्लोप होता है। अब वो स्लोप तो आप चेंज कर सकते हो सकता है आपकी लाइन ये वाली वन लाइन हो सकता है आपकी सेकंड लाइन हो, और भी कोई भी लाइन हो सकती है। इसका मतलब जैसे जैसे हम लाइन का स्लोप चेंज करेंगे, इस m की वैल्यू चेंज करेंगे तो हमारी लिमिट चेंज हो रही है। इसका मतलब रास्ता चेंज करने के साथ हमारा जो लिमिट की वैल्यू है वो चेंज हो रही है। तो अवर लिमिट इज पाथ डिपेंडेंट, और पाथ डिपेंडेंट लिमिट को हम बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिमिट का ही है। इसमें है लिमिट z टेंडिंग टू 0 आइटा z क्यूब प्लस आइटा z माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2z प्लस 3 आइटा z माइनस आइटा होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए जब भी z टेंडिंग टू इंफिनिटी लिमिट हमें दिखती है तो हम कोशिश करते हैं कि हमें 1/z की फॉर्म मिल जाए। 1/z की फॉर्म लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इस ऊपर की इक्वेशन में से z क्यू कॉमन ले सकते हैं। तो न्यूमिनेटर से जब हम z क्यू कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा आइटा प्लस आइटा बाई जेड स्क्वायर माइनस 1/z क्यूब। नीचे से आप यहाँ से z कॉमन लेंगे तो ये 2 प्लस 3 आइटा बाई जेड मिल जाएगा, और इसमें से z कॉमन लेंगे तो z स्क्वायर बाहर आएगा और ये 1 माइनस आइटा बाई जेड बन जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी। और जब हम z टेंडिंग टू इंफिनिटी लिमिट पुट करेंगे तो ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा, ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 और ये टर्म भी 0। साथ में ये z और z स्क्वायर मिलके z क्यू हो जाएंगे और ये ऊपर जो हमारा z है उससे कैंसिल हो जाएंगे। तो बेसिकली आपको सिंपली मिलेगा आइटा बाई 2, यहाँ से 2 मिल रहा है तो आइटा बाई 2 हमारी लिमिट हो जाएगी। तो यही इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स मैं आपको समझा देता हूँ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के, पार्शियल डिफरेंशिएशन के। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब मान लीजिए आप कोई फंक्शन है जो x और y दोनों पर डिपेंड करता है, जिसको मैंने लिखा x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy, ये आपका कोई फंक्शन है। अब अगर आप डेल f अपॉन डेल y, अभी तक आप लोग जो डिफरेंशिएशन करते थे उसे हम लिख सकते हैं df अपॉन dx, ये कंप्लीट डिफरेंशिएशन होता है। और अगर आप इस केस में df अपॉन dx निकालेंगे तो मान लीजिए तो आपका जो y है उसे कांस्टेंट नहीं माना जाएगा, उसको एक वेरिएबल माना जाएगा। अगर आप मान लीजिए x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, एक फंक्शन है आपके पास g f प्लस वाई और x प्लस वाई सॉरी, और आप निकालना चाहते हैं dg बाई dx। जब आप dg बाई dx निकालेंगे तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा और y का डिफरेंशिएशन आपका होगा dy बाई dx। तो इसको हम कहते हैं कंप्लीट डिफरेंशिएशन या टोटल डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, एक फंक्शन f है, अगर आप डेल f अपॉन डेल x निकालते हैं तो पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए हमें डेल अपॉन डेल x को इस तरीके से लिखते हैं। तो इस केस में अगर हम x के साथ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो बाकी के जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सब कांस्टेंट हो जाएंगे। तो हमारा एक दूसरा वेरिएबल y है वो एक कांस्टेंट की तरह माना जाएगा। कांस्टेंट की तरह मानेंगे तो उसका मतलब उसका डिफरेंशिएशन हम 0 करेंगे अगर वो इंडिविजुअली रखा हुआ है। अगर वो किसी और फंक्शन के किसी और वेरिएबल के साथ है तो वो उसका डिफरेंशिएशन हम उसको एज इट इज बाहर रख लेंगे। इसका मतलब
अगर आप इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आपको मिलेगा 3x स्क्वायर, वाई क्यूब एक कांस्टेंट माना जाएगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस 3x तो इसमें y को कांस्टेंट माना जाएगा तो y बाहर रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो ये माइनस 3y हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा डेल एफ अपॉन डेल एक्स मिलेगा। उसी तरीके से अगर आप डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालना चाहेंगे तो आपको x को एज ए कांस्टेंट मानना होगा, और आप देखेंगे तो x क्यू का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, y क्यू का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 3x y में x को कांस्टेंट माना जाएगा तो उसका डिफरेंशिएशन y का 1 होता है तो ये माइनस 3x मिलेगा। तो ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y, और ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। ये हमने बेसिक समझा। अब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन जो हम करने वाले हैं वो हम सीखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में। बेसिकली हम यहाँ पे कोची रायमन जो थ्योरम है उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन, अ फंक्शन इज सेड टू बी एनालिटिक। एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन और भी देख रहे हैं, एट अ पॉइंट z इक्वल्स टू z0 if it is single valued and has a derivative at every point in some neighborhood of z0। सबसे पहले तो वो z0 के ऊपर सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, एक ही वैल्यू उसकी एग्जिस्ट करनी चाहिए, और उसके नेबरहुड में, आप इसके लेफ्ट में जाएं या राइट में जाएं या टॉप पे जाएं, मतलब आसपास इसके अगर रहें, तो इसकी जो डेरिवेटिव है वो हर पॉइंट पर सेम होना, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। सिमिलरली अगर हम किसी एक डोमेन की बात कर रहे हैं, मान लीजिए हमारा ये z इस पर्टिकुलर एक डी डोमेन के अंदर है, डी डोमेन के अंदर, उस डोमेन में अगर हम इसको एनालिटिक फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं तो फिर से ये सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, और उस डोमेन के अंदर हर पॉइंट पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन अवेलेबल होना चाहिए या फिर वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो एनालिटिक फंक्शन के लिए फंक्शन शुड बी सिंगल वैल्यूड एंड इट शुड बी डिफरेंशिएबल इन द नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। तो इसी में आता है कुछ एनालिटिक फंक्शंस को सेटिस्फाई करने के लिए कि कोई फंक्शन एनालिटिक है या नहीं, तो एक थ्योरम होती है या फिर एक इक्वेशन होती है, कोची रेमन इक्वेशन। जैसे मान लीजिए आपका कोई फंक्शन है एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आइटा वी, जिसमें यू हमारा रियल पार्ट ऑफ द फंक्शन है और वी हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फंक्शन है, लेकिन इसमें इंडिविजुअली यू भी एक एक्स और वाई का फंक्शन होगा और वी भी एक एक्स और वाई का फंक्शन होगा। तो एनालिटिक होने के लिए नेसेसरी कंडीशन है हमारी कि डेल यू बाई डेल एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, शुड बी इक्वल्स टू डेल वी बाई डेल वाई। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, डेल यू बाई डेल वाई शुड बी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स डेल वी बाई डेल एक्स। ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये नेसेसरी कंडीशन है, लेकिन इनके सेटिस्फाई होने से जरूरी नहीं है कि वो एनालिटिक होगा। इसका मतलब अगर आपका फंक्शन एनालिटिक है तो वो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन अगर फंक्शन इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो आप डायरेक्टली क्लेम नहीं कर सकते कि वो फंक्शन एनालिटिक होगा। तो क्लेम करने के लिए आपको देखना होगा कि ये जो डेल यू बाई डेल एक्स है, डेल यू बाई डेल वाई है, और ये डेल बी बाई डेल एक्स और डेल बी बाई डेल वाई, ये जो चार डिफरेंशिएशंस हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये कंटिन्यूअस होने चाहिए, कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ एक्स होने चाहिए, तभी आप क्लेम कर सकते हो कि हमारा जो फंक्शन है वो एनालिटिक फंक्शन है। अब अगर आप फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो एफ डैश जेड अगर आप लिखेंगे तो एफ डैश जेड को आप दो तरीके से लिख सकते हो। आप सिंपली इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो तो आप लिखेंगे डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयटा डेल वी बाई डेल एक्स, या फिर आप लिख सकते हैं कोची रायमन इक्वेशन का यूज करके डेल यू बाई डेल एक्स को आप सिंपली डेल वी बाई डेल वाई लिख सकते हो, और डेल वी बाई डेल एक्स को आप माइनस डेल यू बाई डेल वाई लिख सकते हो। तो या फिर आप लिख सकते हो डेल वी बाई डेल वाई माइनस आयटा डेल यू बाई डेल वाई। तो ये है एक फंक्शन का कैसे हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एफ जेड इक्वल्स टू साइन ऑफ जेड। पूछा है कि क्या एफ जेड इक्वल्स टू साइन ऑफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन है कि नहीं। तो सबसे पहले तो हम इसको एक्स और वाई की फॉर्म में लिखना चाहेंगे, तो हम जेड को लिख सकते हैं एक्स प्लस आइटा वाई, तो हमारा फंक्शन हो जाएगा साइन एक्स प्लस आइटा वाई। अभी भी हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा ताकि हमें u और v फंक्शंस अलग से मिल जाएं। तो इसमें हम a प्लस साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसे कह सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस आइटा वाई प्लस कॉस एक्स प्लस साइन आइटा वाई। कॉस आइटा वाई को हम कॉस हाइपरबोलिक वाई लिख सकते हैं, और साइन आइटा वाई को हम आइटा साइन हाइपरबोलिक वाई लिख सकते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, इसमें कोई आइटा का टर्म नहीं है तो इसे हम इसे रियल पार्ट ऑफ द फंक्शन बोल सकते हैं u एक्स वाई।
सिमिलरली इसमें cos x प्लस sin हाइपरबोलिक y में आइटा लगा हुआ है, तो ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फंक्शन हो जाएगा vx, y। तो हमें u मिल गया, हमें v मिल गया, तो हम कॉची रायमन इक्वेशन यूज कर सकते हैं और उसके लिए हम क्या करेंगे, डेल u बाई डेल एक्स निकालेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा cos x, डेल u बाई डेल एक्स अगर आप करेंगे तो ये cos हाइपरबोलिक y जो है वो कांस्टेंट माना जाएगा और sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा। सिमिलरली जब डेल u बाई डेल y करेंगे तो इसमें sin x को कांस्टेंट माना जाएगा और cos हाइपरबोलिक y का जो डिफरेंशिएशन है वो sin हाइपरबोलिक y होता है। सिमिलरली फिर हम निकालेंगे डेल v बाई डेल x, वो हो जाएगा माइनस sin x sin हाइपरबोलिक y, और डेल v बाई डेल y cos x और cos हाइपरबोलिक y। अगर आप देखें तो ये हमारी जो कॉची रीमन इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, और इसका मतलब हमारा जो फंक्शन fz है वो एनालिटिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जस्ट एग्जाम में आया था 2015 में। क्वेश्चन है हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है फाई एक्स वाई प्लस आइटा साई एक्स वाई। इसमें फाई एक्स वाई आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y। ये फंक्शन आपको दे रखा है और आपसे पूछा गया है कि जो दूसरा इमेजिनरी पार्ट है इसका वो क्या होगा, मींस साई एक्स वाई क्या होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, वही सेम एनालिटिक फंक्शन की कंडीशन आप देखेंगे। कंडीशन क्या है, आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे y के रेस्पेक्ट में, अगर फाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो डेल जाई बाई डेल एक्स आना चाहिए, और अगर इसका डिफरेंशिएशन x y के साथ करते हैं तो फिर वो माइनस टाइम्स डेल जाई बाई डेल एक्स आना चाहिए। अब यहाँ पे हमें फाई पता है तो उसका डिफरेंशिएशन हम x के साथ और y के साथ तो डायरेक्टली कर सकते हैं, तो डेल फाई बाई डेल एक्स अगर हम निकालें तो वो 2x प्लस 4 होगा, और यहां से आप डेल साई बाई डेल वाई निकालेंगे तो माइनस 2y प्लस 2 होगा। तो इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके आप इनको सॉल्व कर सकते हैं और आप जाई कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली ये जो डेल फाई बाई डेल एक्स है वो यहाँ इस इक्वेशन को अगर आप यूज करेंगे, जस्ट अ सेकंड, ये इक्वेशन हमारी यहाँ पे x है और यहाँ पे ये y है, थोड़ा सा कंफ्यूजन, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ। डेल फाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल जाई बाई डेल वाई। तो ये डेल फाई बाई डेल एक्स की जगह पे हम डेल साई बाई डेल वाई लिख सकते हैं। ये इक्वेशन हमारे पास इस तरीके से हो जाएगी, और इसको आप सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली x को आप एक कांस्टेंट मानेंगे और y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा जाई इक्वल टू 2xy प्लस 4y, एक कांस्टेंट आएगा जो कि केवल एक फंक्शन ऑफ x होगा। सिमिलरली अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर डेल फाई बाई डेल वाई मिला है, और डेल फाई बाई डेल वाई को आप माइनस डेल साई बाई डेल एक्स लिख सकते हैं, और इस इक्वेशन में आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो y आपका कांस्टेंट माना जाएगा, तो आपको साई मिल जाएगा 2xy माइनस 2x प्लस cy। c एक फंक्शन है ऑफ y ओनली, इसमें x का कोई रोल नहीं होगा, और यहाँ पर c में y का कोई रोल नहीं होगा। इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप देखें तो 2xy एक टर्म में आपको मिलेगा जो दोनों से मिल रहा है, तो आपने 2xy का टर्म रख दिया, 4y का टर्म मिलेगा एक, और एक माइनस 2x का टर्म मिलेगा, तो ये आपका माइनस 2x का टर्म हो गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, साई एक्स वाई इक्वल्स टू 2xy प्लस 4y माइनस 2x प्लस c अ फंक्शन ऑफ x, y। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन TIFR 2013 में पूछा गया था। यहाँ पर एक फंक्शन आपको दे रखा है और कह रखा है कि ये फंक्शन हमारा एनालिटिक है, और इसमें जो कांस्टेंट a आ रहा है इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। सबसे पहले आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो पूरा पार्ट है यहाँ तक, ये हमारा u हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई आइटा का टर्म नहीं है, और ये जो आइटा वाला टर्म है इसको आप सिंपली v ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं। u ऑफ एक्स वाई आपको पता है v ऑफ, तो इससे आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर सकते हैं, और v ऑफ एक्स वाई आपको पता है उससे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y कर सकते हैं। और फर्स्ट कॉची रायमन इक्वेशन को अगर आप यूज करेंगे तो डेल u बाई डेल एक्स आपका डेल v बाई डेल वाई के बराबर होना चाहिए। इन दोनों को आप अगर इक्वल करेंगे तो आपको मिलेगा जो आपका वेरिएबल a है उसकी वैल्यू -1 होनी चाहिए। ये आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप डिस्कस कर सकते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ uxy आपको दे रखा है 2x टाइम्स 1 माइनस y corresponding to a complex analytic function ओमेगा uxy प्लस आइटा vxy। ये कोई एनालिटिक फंक्शन आपको दे रखा है जिसमें आपको v पता है, v आपका है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई प्लस गामा वाई स्क्वायर, लेकिन इसमें अल्फा बीटा गामा कुछ कांस्टेंट्स हैं जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन जो u वाला जो रियल पार्ट है इस फंक्शन का वो हमें पता है 2x टाइम्स 1 माइनस y है। तो बेसिकली आपको अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू ही पूछी गई है।
तो सेम प्रोसीजर, हमें u पता है तो उसका हम del u by del x निकाल सकते हैं, और कॉची-रीमन इक्वेशन का यूज करके del u by del x को आप del v by del y निकाल सकते हैं, और इस del v by del y इक्वल्स टू 1 माइनस 2 टाइम्स 1 माइनस y को आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको v मिल जाएगा। दूसरी इक्वेशन अगर आप यूज करेंगे कॉची-रीमन, तो del u by del y, जिसको आप माइनस टाइम्स del v by del x लिख सकते हैं, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा v इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस f2y। इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको जो v है वो मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर का टर्म आपको मिलेगा, माइनस वाई स्क्वायर का टर्म मिलेगा, प्लस 2y का टर्म मिलेगा, तो ये आपका v हो जाएगा। तो v आपका मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो अल्फा था, तो अल्फा आपका 1 हो जाएगा, बीटा आपका 2 हो जाएगा, और गामा आपका -1 हो जाएगा। तो अल्फा मिल गया -1, बीटा मिल गया -2, सॉरी बीटा मिल गया आपको 2, यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा, अल्फा आपका 1 हो गया, और गामा आपका हो गया -1। ये तीनों जो वैल्यूज हैं वो फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, अल्फा माइनस गामा इक्वल्स टू बीटा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। सो आज हम लोग डिस्कस किया हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसे हम उसको डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर, पोलर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में। उसके बाद हम लोगों ने एनालिटिकल फंक्शन के बारे में डिस्कस किया, और एनालिटिकल फंक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोगों ने कॉची-रीमन इक्वेशन का यूज किया था। इसके साथ साथ जो जो टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए उन सब में हम लोगों ने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी साथ में डिस्कस किया था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हार्मोनिक फंक्शंस के बारे में, मिलने थॉमसन मेथड के बारे में, पावर सीरीज एक्सपेंशन और टेलर सीरीज और लॉरेंट सीरीज के बारे में। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसको ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक आपको दी गई है उस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हम डाउट को लिख सकते हैं, या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है फिजिक्स बाय आईआईटीएन नाम से, वहां पर भी आप अपने क्वेश्चंस को डाल सकते हो। तो उसमें हम कुछ रिसर्च पेपर्स और कुछ डेली क्विज क्वेश्चंस भी डालते हैं, उनको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो आपको काफी हेल्पफुल होंगे। थैंक यू।